हम लोगों ने कल पढ़ा था वृत्तीय गति से संबंधित, और वृत्तीय गति में आपने देखा कि कितनी चीजें हैं। आप देखेंगे कि यहाँ मिलेगा आपको वृत्तीय गति में अगर हम बात किया जाए तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि रेखीय विस्थापन, व कोणीय विस्थापन, फिर इसके बाद से नंबर 2 हम लोगों ने देखा था कि लिखा था यहाँ पर रेखीय वेग व कोणीय वेग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, रेखीय वेग और कोणीय वेग, और साथ ही साथ इन दोनों में संबंध भी पढ़े थे कि रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध। तो इस तरह से आप पाएंगे कि इन सभी पॉइंट्स पे, जो ये पॉइंट्स लिखा हुआ है, इन सभी पॉइंट्स पे हम लोगों ने क्या किया था, कल डिस्कस कर लिए थे और इसके बारे में हम लोगों ने विधिवत पढ़ा भी था। और आपने देखा था कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है। तो संबंध की बात करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि v = r × ओमेगा, ये संबंध होता है v = r × ओमेगा। ठीक है, हम लोगों ने कल बात कर रहे थे कि त्वरण के बारे में। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है रेखीय त्वरण एवं कोणीय त्वरण। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, हम लोग ये आज पढ़ने वाले हैं, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। देखिए, चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एक समान वृत्तीय गति के बारे में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर त्वरण क्या होता है, जो त्वरण का फार्मूला होता है वो क्या होता है? त्वरण का जो फार्मूला होता है वो होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं इसमें पढ़ रहे हैं कि एक समान वृत्तीय गति, मतलब कि जो यहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है? नियत है, मतलब वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब वेलोसिटी में कोई परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे त्वरण कैसे उत्पन्न होगा? जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्कुलर सर्किल है और यहाँ पे कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? यहाँ पे पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है। तो जो v है इसका जो मैग्नीट्यूड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन क्या होगा? चूंकि वेग एक सदिश राशि है, इसके प्रत्येक पॉइंट पर जो इसका पॉइंट है, इसके प्रत्येक पॉइंट पर उसकी दिशा क्या होगी? उसकी दिशा जो है वह अलग अलग होगी, और इस दिशा में परिवर्तन होने के कारण, इस तरह से मिलेंगे आपको, इस दिशा में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर एक त्वरण कार्य करेगा। अब देखिए, आप जब यहाँ पे जब त्वरण काम करेगा तो जब कोई भी कण वृत्तीय गति करता है तो उसमें दो तरह के विस्थापन होते हैं और दो तरह के वेग भी होते हैं, रेखीय वेग और कोणीय वेग।
तो जो रेखीय वेग में जो परिवर्तन की दर होगी, जो इस पे जो घूम रहा है, जो यहाँ पे जो रेखीय वेग में जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम लोग कहेंगे रेखीय त्वरण। और जो यहाँ पर जो इस कोण में परिवर्तन होगा, जो एक कोण है, जो कोण में परिवर्तन होगा, जो जब कोण में उसको कोणीय वेग बोलेंगे, और जो कोणीय वेग में परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको कोणीय त्वरण कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको मिलेगा रेखीय त्वरण एवं कोणीय त्वरण में संबंध। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि कोणीय त्वरण और रेखीय, पहले आप लिखेंगे हम लोग कोणीय त्वरण क्या होता है और रेखीय त्वरण क्या होता है। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखेंगे आप, माना कि कोई कण वृत्तीय गति में समयांतराल डेल्टा टी में वृत्त की परिधि पर डेल्टा एस दूरी तय करता है एवं दूरी तय करता है एवं केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण अंतरित करता है। क्या मिलेगा? अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये वृत्तीय गति है। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल यहाँ से मोशन करना शुरू किया इस पॉइंट ए से पॉइंट ओ पे, तो डेल्टा टी समय में क्या हुआ? ए वाला कहाँ पहुँच गया? इस पॉइंट बी पर। कितना दूरी तय किया? डेल्टा एस दूरी तय किया। कितना कोण बनाया? एक कोण बनाया यहाँ पर डेल्टा थीटा। तो क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, रेखीय त्वरण पढ़ना है तो रेखीय वेग, तो रेखीय वेग इक्वल टू क्या मिलेगा? v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एवं, तो क्या मिलेगा? रेखीय त्वरण इक्वल टू क्या मिलेगा? त्वरण इक्वल टू क्या मिलेगा? ये v है, इसको हम दिखाते किससे हैं? a से, तो a मिलेगा। और यहाँ हम देखेंगे क्या? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया आपका रेखीय त्वरण। ठीक है, कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय त्वरण आप देखेंगे कोणीय त्वरण क्या है मिलेगा आपको यहाँ पे? कोणीय त्वरण इक्वल टू क्या मिलेगा? सबसे पहले लिखेंगे क्या यहाँ पर? कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का फार्मूला क्या मिलेगा? ओमेगा दिखाते हैं। और कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होती है उसको कोणीय वेग कहा जाता है। तो आपको मिलेगा यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू
डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। तो कोणीय त्वरण इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको हम दिखाते किससे हैं, अल्फा से। अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी, क्योंकि एक कोणीय वेग में परिवर्तन है और ये क्या है, समयांतराल, जिसको हम नाम देते हैं कि ये कोणीय त्वरण है। क्या मिलेगा, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहा जाता है। चलिए ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे तो आगे आप देखेंगे मिलेगा आपको कि कोणीय रेखीय कोणीय त्वरण रेखीय एवं कोणीय त्वरण में संबंध, रेखीय एवं कोणीय त्वरण में संबंध। तो आपको क्या मिलेगा, आप जानते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हेडिंग है, अब बहुत ही मोस्ट हेडिंग भी है, ये बहुत पूछता भी है कि रेखीय एवं कोणीय त्वरण में क्या संबंध है। तो आप सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है। तो आप लोगों ने देखा भी था कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। v क्या है, रेखीय वेग है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मिलेगा कि हम जानते हैं कि रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध आपको मिलेगा यहाँ पर v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। v रेखीय वेग है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि v यहाँ पे क्या है, रेखीय वेग है, और ओमेगा क्या है यहाँ पर, कोणीय वेग है, कोणीय वेग। देखिए जब इसको आप लिखिएगा तो अगर यहाँ से भी करते हैं तो आपको मिल सकता है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। अगर हम लोग यहाँ पर इसमें अगर v में परिवर्तन दिखा रहे हैं तो क्या लिखना होगा, यहाँ पर डेल्टा v लिखना होगा, और ओमेगा में अगर लिखते हैं परिवर्तन तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पर डेल्टा ओमेगा लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा ये अगर परिवर्तन दिखाए तो इसमें परिवर्तन दिखाए तो इसमें परिवर्तन, क्योंकि अगर रेखीय वेग में अगर यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन अगर यहाँ पे हो रहा है तो ये भी क्या होगा, यहाँ भी परिवर्तन होगा, उसको हम बोलेंगे डेल्टा ओमेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर, जब आप भाग देंगे तो क्या पाएंगे, अब भाग देंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा v अपान डेल्टा टी आर इंटू डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी। अब ये क्या शो कर रहा है, डेल्टा v अपान डेल्टा टी क्या है, कहाँ गया, मिट गया, रेखीय त्वरण है और ये क्या है, कोणीय त्वरण है। तो आपको मिलेगा यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे लिखा भी है कि कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपन डेल्टा टी। इसको हम, ये क्या है, यहाँ पर आप पाएंगे कि ये रेखीय त्वरण है, ये रेखीय त्वरण है, और ये क्या है, यहाँ आप क्या पाएंगे, ये है आपका कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, ठीक है, रेखीय त्वरण एंड कोणीय त्वरण। तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ए इक्वल टू
आर इंटू अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से आप पाएंगे कि यही क्या है, ये आपको यह रेखीय त्वरण एवं कोणीय त्वरण में संबंध है। ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा मिलेगा आपको, कि क्या है, ये रेखीय एवं कोणीय त्वरण में यह संबंध है। तो इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि जब इसको आप समझेंगे बारी बारी से तो आपको लगेगा कि हाँ हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ा और समझा भी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया। इसी के साथ साथ हम लोग कुछ अब न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे। न्यूमेरिकल में आप देखेंगे कभी कभी आपसे पूछेगा मात्रक, मात्रक की अगर बात किया जाए तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि जो मात्रक है, रेखीय त्वरण का क्या मात्रक है, क्या हो जाएगा, ये जो आप देखेंगे यहाँ क्या था, डेल्टा V अपान डेल्टा टी। इसका क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका होता है अपान सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रेखीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोणीय त्वरण का क्या मिलेगा, कोणीय त्वरण का मात्रक होता है डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी। इसका मिलेगा आपको रेडियन पर सेकेंड अपान सेकेंड, क्या मिलेगा आपको, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक मिलेगा आपको रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित किए और क्या संबंध होता है इसको भी देखा, इसका मात्रक क्या होता है इसको भी आप लोगों ने समझा। अब कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल हम लगाते हैं। न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन पूछ दिया, इस तरह से क्वेश्चन दिया है, एक गेंद वृत्तीय पथ पर यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे कि 7 मीटर वृत्तीय पथ पर 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहा है उसका कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। चलिए एक
सोल्यूशन है, एक उसका सोल्यूशन निकालना है। सबसे पहले देखिए लिखा क्या है कि एक गेंद जो है 7 मीटर वृत्तीय पथ पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, उसका कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय वेग निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि दिया क्या क्या है। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि दिया है r इक्वल टू 7 मीटर और v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको निकालना क्या है? ओमेगा। बड़ा आसान सा फार्मूला है। आप पाएंगे लिखा है v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, r की वैल्यू 7, ओमेगा की वैल्यू तो निकालना ही आपको। तो v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू 10 है, 7 है, ओमेगा आपको निकालना है। भाग करेंगे तो मिलेगा 7 1 जा 7, 3.0, 7 4 जा 28, 2 और 7 लगभग 73, कितना आ जाएगा? 1.43 रेडियन पर सेकेंड। क्या मिलेगा? 1.43 रेडियन पर सेकेंड। ये आपको मिला कि इसका कोणीय वेग क्या होगा। चलिए इसके बाद हम कुछ ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। इसमें पहला पॉइंट हमें लिखना है यहाँ पर कि आवृत्ति क्या होती है। ये तो हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। हमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको आज हमें डिफाइन करना है। इसको अगर डिफाइन किया जाए तो आप पाएंगे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसको हमें डिफाइन करना है। जैसे पहला लिखा है आवृत्ति, नंबर 2 आवर्तकाल। दो चीज़ हमें जानना होगा, आवृत्ति एवं आवर्तकाल। आवृत्ति क्या है और आवर्तकाल क्या है? जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो इस वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है। मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो इस वृत्तीय पथ पर, जो वृत्तीय पथ है, इस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। ठीक है? जब ये गति कर रहा है तो आप यहां पर ये पाएंगे कि ये जितने आवृत्ति की बात है तो 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। अच्छा, इसके पहले जान लीजिए, आवृत्ति से पहले जान लीजिए आवर्तकाल क्या होता है। इसके पहले जो है हम लोगों को आवर्तकाल जानना होगा। ये 1 2, इसको 1 कर लीजिए, इसको हम बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है, ये नंबर 3 हो गया आवर्तकाल। अच्छा, आवर्तकाल तो हम लिखे ही थे, चलिए हो गया। आवर्तकाल जान लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, इस वृत्तीय पथ पे चक्कर लगा रहा है। तो जितने समय में यह एक चक्कर लगाएगा, उस टाइम को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। क्या होगा कि जितने समय में यह एक चक्कर लगाता है, जितने समय में यह एक चक्कर लगाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? आवर्तकाल कहेंगे।
तो आप जान लीजिए कि टी जो आवर्तकाल है इसको हम टी से दिखाते हैं। आवर्तकाल को क्या करते हैं हम लोग टी से दिखाते हैं। इसको डिफाइन करते हैं कि एक चक्कर पूर्ण करने में लिया गया समय। एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उसी को आवर्तकाल कहा जाता है। ठीक है, एक चक्कर अगर इसको पूरा करने में यह जितना समय लेगा उसी समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लिया जाएगा उसी समय को आवर्तकाल का नाम दिया जाएगा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे जैसे मान लीजिए कि अगर यह 5 सेकंड में यह 20 राउंड लगा रहा है। क्या कर रहा है? 5 सेकंड में 20 राउंड लगा रहा है। एक राउंड लगाने में कितना समय लगेगा? एक राउंड में लगाने में 5/20 सेकंड लगेगा। मतलब 5 चौको 20 तो 1/4 0.25 सेकेंड। 0.25 सेकेंड। तो ये क्या हो गया? यह इसका आवर्तकाल हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इसका आवर्तकाल कहते हैं। 0.25 सेकेंड लगा, ये इसका आवर्तकाल हो गया। इसको हम दिखाते किससे हैं? हम लोग दिखाते हैं इसको टी से। चलिए आइए अब हम बात करेंगे आवृत्ति से संबंधित। आवर्तकाल को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और आवृत्ति को अगर हम बात करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मिलेगा आपको फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में आप क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे आप तो आपको मिलेगा कि 1 सेकंड में वह जितना चक्कर लगाता है उसकी संख्या ही आवृत्ति कहा जाती है। तो अब ऐसे लिखेंगे कि 1 सेकंड में ली गई चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में ली गई चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 सेकंड में जितनी चक्कर लगाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं हम लोग? इसे कैपिटल एन से स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। क्या करते हैं? इस राशि को, इस क्वांटिटी को हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध।
आवृत्ति एवं आवर्त काल में संबंध। आवृत्ति एवं आवर्तकाल में संबंध। जैसे मान लीजिए यदि कोई कण क्या करता है कि एक सेकंड में n चक्कर लगाता है। क्या करता है? एक सेकंड में n चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर में लिया गया समय कितना होगा? तो हम बात करेंगे लगाता है। तो एक चक्कर में लिया गया समय क्या होगा? एक चक्कर में लिया गया समय 1/, क्या होगा? n होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक चक्कर में लिए गए समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। यहाँ पर मिलेगा t = 1/n। t = 1/n। ठीक है। तो इस तरह से आपको यहां पर मिला कि आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है। चलिए आगे हम देखेंगे कि कुछ और भी ऐसे, जैसे कोणीय वेग अगर हम बात करें तो कोणीय वेग और आवृत्ति में संबंध, कोणीय वेग और आवर्तकाल में संबंध। इसको देखेंगे। आप यहां पर लिखेंगे कि कोणीय वेग और आवृत्ति में संबंध। आवृत्ति में संबंध। कोणीय वेग और आवृत्ति में संबंध। ठीक है। कोणीय वेग और आवृत्ति में संबंध। आपको मिलेगा कि यदि आप ये जानते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्तकाल कहते हैं, जिसको t से प्रदर्शित करते हैं। और एक चक्कर लगाने में उसका कोणीय विस्थापन कितना होगा? उसका मान लीजिए ए से शुरू किया और एक चक्कर लगा करके पुनः यहीं पहुंच गया, a' हो गया। तो कुल मिलाकर के वह 2π कोण बनाता है। और एक चक्कर में लिया गया समय क्या होगा? t होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि यदि कोई पिंड एक चक्कर लगाने में
में यदि कोई पिंड एक चक्कर लगाने में कैपिटल टी समय लेता है और लेता है। फिर आगे लिखेंगे कि एक पिंड, चूंकि पिंड एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूर्ण करने में केंद्र पर 2 पाई कोण अंतरित करता है। तो मिलेगा आपको अतः कोणीय वेग क्या मिलेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या मिलेगा, कोणीय विस्थापन और बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो आप यहां पे देखेंगे आपको मिलेगा कि ओमेगा इक्वल टू कोणीय विस्थापन कितना है 2 पाई, समय कितना है t। तो एक तरह से क्या हो गया, कोणीय वेग और आवर्तकाल में संबंध है। अगर देखा जाए यह कोणीय वेग और आवर्तकाल में संबंध है। आवृत्ति का अगर देखा जाए, आवृत्ति मिलेगा n इक्वल टू 1/t। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई 1/t, यहाँ क्या मिलेगा 2 पाई n, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n। ठीक है, क्या मिलेगा 2 पाई n। अब ये क्या है, ओमेगा आपका कोणीय वेग है और n क्या है, आवृत्ति है। तो यह कोणीय वेग और आवृत्ति में संबंध हो गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि यह कोणीय वेग एवं आवृत्ति में संबंध है। 39। इसके बाद सब देखेंगे कि ये कोणीय वेग और आवृत्ति में संबंध है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n। अब हम लोग देखेंगे इससे बेसिस कुछ न्यूमेरिकल, ये एग्जामिनेशन में पूछता भी है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं, यदि कोई कण 2 सेकेंड में 42 चक्कर लगाता है, यदि कोई कण
2 सेकंड में 42 चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। चलिए, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, 2 सेकंड में 42 चक्कर लगा रहा है और आपसे कह रहा है कि कोणीय वेग निकालिए। सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि जो फार्मूला है ये लिखा है यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन। ओमेगा इक्वल टू क्या लिखा है, 2 पाई एन लिखा है। तो 2 पाई एन, एन क्या है, आवृत्ति है, और आवृत्ति क्या है, 1 सेकंड में लगाई गई चक्रों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। तो क्या देखेंगे आप, यहां पे देखेंगे आप सॉल्यूशन में आपको मिलेगा 2 सेकंड में ली गई चक्रों की संख्या दिया है, क्या दिया है, 2 सेकंड में ली गई चक्रों की संख्या कितनी है, 42 है। तो 1 सेकंड में ली गई चक्रों की संख्या 42/2 मिलेगा, मतलब 21 हो गया। और 1 सेकंड में ली गई चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं, 1 सेकंड में ली गई चक्रों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। अर्थात आवृत्ति n इक्वल टू 21। अब आप सीधा क्या करेंगे, सीधा आप यहां पे पहुंचेंगे, क्या लिखा है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, ओमेगा कोणीय वेग है, तो सीधा आप यहां पर लिख सकते हैं आप यहां पे लिखेंगे तो मिलेगा कि कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू मिलेगा आपको 2 पाई एन, तो 2 इंटू पाई इंटू एन, एन का मतलब क्या होगा 21, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा पाई की दीजिए वैल्यू 22/7 इंटू 21, 7 3 जा 21, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, कैरी आया 1, और 6 2 जा 12 और 1 13 रेडियन पर सेकेंड। ये मिला क्या आपको, ये मिला आपको कोणीय वेग रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि यदि कोई कण 2 सेकंड में 42 चक्कर लगाता है, क्या कर रहा है, यदि कोई कण 2 सेकंड में यदि 42 चक्कर लगाता है तो उसका आवृत्ति एवं आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। हो गया। तो आप यहां पे देखेंगे
कि सॉल्यूशन में इसका देखेंगे। सबसे देखिए, इस तरह के सवाल थोड़ा सा आपको भ्रमित करेंगे। जो सवाल है ये आपको थोड़ा भ्रमित करेगा। भ्रमित ऐसे करेगा कि आप कहेंगे कि 2 सेकंड में 42 चक्कर लगाता है, तो इसका आवृत्ति एवं आवर्तकाल ज्ञात करिए। तो 2 सेकंड में 42 चक्कर लगाता है, तो आप क्या लिखेंगे कि 2 सेकंड में ली गई चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या क्या मिलेगा, 42 है, इसलिए 1 सेकंड में ली गई चक्रों की संख्या 21 चक्कर। ठीक है, अर्थात आवृत्ति n इक्वल टू 21 चक्कर। आवर्तकाल कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं कि आवर्तकाल का फार्मूला होता है, आवृत्ति का जो है 21 चक्कर हो गया, या इसी को इसका जो इसका मात्रक होता है वह होता है हर्ट्ज, 21 हर्ट्ज या पर सेकंड इसी को बोलते हैं। आवर्तकाल की बात करेंगे तो मिलेगा आवर्तकाल t इक्वल टू 1/n, 1/21 सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, ये आवर्तकाल हो गया। तो इस तरह से आवर्तकाल एवं आवृत्ति में संबंध के बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।